मिसेस सुलेमान ने फ़ोन करके उन्हें अपने घर इनवाइट किया था। अब चूँकि उनकी 3 दिन बाद वापसी थी, तो उसका ख़्याल था दावत अटेंड कर लेनी चाहिए। मैं तो नहीं जा सकूँगा, तुम चली जाओ। वो रिमोट से चैनल बदलते पॉपकॉर्न का पैकेट हाथों में लिए सोफ़े पर दराज़ था। और तुम क्यों नहीं जा सकोगे? कुत्ते, बिल्लियाँ, परिंदे, मछलियाँ, हर तरह की मखलूक पाल रखी है उन्होंने अपने घर में। बाहर कहीं दावत होती तो कोई मसला नहीं था। फिर तो मुझे भी नहीं जाना चाहिए, वो कुछ सोच कर गोया हुई। ऐसे इनकार करोगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं इनसे अपनी तरफ से माजरत कर लूंगा, लेकिन तुम जरूर जाओ। अकेली? वो कुछ परेशान हुई। फारिस ने स्क्रीन से नजरें हटाकर उसे देखा। ड्राइवर, गार्ड और चाहो तो हेलन को भी साथ ले जाओ। अब ये हेलन कौन है? मशकूक नजरें। मेरे मैनेजर की असिस्टेंट है, वो तुम्हारे साथ चली जाएगी। और तुम यहाँ अकेले बैठे मजे उड़ाओगे? तूने कर पूछा। नहीं, मुझे अपने भी बहुत से काम हैं। 8 बजे तो मेरी मीटिंग है, 10 बजे जापानी इन्वेस्टर्स के साथ डिनर का प्लान है, और भी कुछ काम है। बाकी 2 दिन रह गए हैं। वो अपने प्रोग्राम से आगाही दे रहा था तो जन्नत की रगें तन गई थी। यूं कहो ना कि तुम्हारे अपने 100 काम है। कुत्ते बिल्लियों को क्यों इल्जाम दे रहे हो? वो गहरी सांस लेकर सीधा हो बैठा। तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा। मैं तुम्हारे बगैर ही ठीक हूँ, और मैं दावत पर जरूर जाऊंगी। बल्कि ऐसा करूंगी, आज रात उनके घर ही रुक जाऊंगी। मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा काम है ना। रात के 12-1 बजे से पहले तक तो तुम फ्री नहीं होना। काम 2 दिन में खत्म होना जरूरी है। तंजिया लहजे में जबरदस्ती की मुस्कुराहट दिखाकर उठ गई। वो तबस्सुम चेहरे के साथ बैठा रहा, फिर उठकर कमरे में आया। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी बाल बना रही थी। मैं वापसी पर तुम्हें खुद पिक कर लूंगा, उसने कहा। कोई जरूरत नहीं, मैं वैसे भी उनके घर में बिल्लियों के साथ वक्त गुजार लूंगी। वो अच्छी खासी तपी हुई थी। ठीक है, उसने मजा लिया। जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन घर आकर तुम्हें अच्छे से शावर लेना होगा, कपड़े चेंज करना पड़ेंगे, हाथ अच्छी तरह से धोने होंगे, जूते तो बाहर ही उतार कर आना। वो हदायतनामा जारी कर रहा था। वो जब्त करके उसकी तरफ मुड़ी। ये सारी एहतियाती तदाबीर सिर्फ मेरे लिए हैं, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। क्यों, तुम्हें भी कोई एलर्जी है? हाँ है ना, मुझे फारिस एलर्जी है, दांत पीस कर कहा। अब हटो मेरे रास्ते से। बैग कंधे पर डालते हुए उसे रास्ते से हटाया। ओह, खासी सीरियस एलर्जी लगती है। वो महफूज हुआ था। जन्नत ने कहरबार निगाहों से उसे देखा। बैठकर, स्नैकर्स पहने, तस्मे बांधकर, ओह खासी सीरियस एलर्जी लगती है। वो महफूज हुआ था। जन्नत ने कहरबार निगाहों से उसे देखा। बैठकर, स्नेकर्स पहने, तस्मे बांधकर सीधी हुई तो मोबाइल पर कॉल आने लगी। हेलन आ चुकी है, फारिस ने स्क्रीन पर निगाह दोहराते हुए इतला दी। उसने गर्म शॉल उड़ाकर हैंड बैग में मोबाइल रखा, दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए रुकी, फिर मुड़कर उसे देखा। उसके पीछे खड़ा था। अपना ख्याल रखिएगा मिसिस फारिस। जेबों में हाथ डाले उसकी तरफ झुक कर कहा। अच्छा, किस लिए? उसका पाड़ा चढ़ा हुआ था। अगर आपने अपना ख्याल ना रखा तो मैं वो हो जाऊंगा, क्या कहते हैं उसे, बेवा का जो दूसरा लफ्ज है। जन्नत ने झंझला कर उसे पड़े धकेला। हाँ, तो फिर कर लेना दूसरी तीसरी शादी। उसने बाहर निकलते ही उठाकर दरवाजा जोर से बंद किया। बात सुनो। फारिस दरवाजा खोलकर बाहर आया। सामने ही वो सफेद टाइल्स पर पांव पटकती लिफ्ट की तरफ जा रही थी। उनका काफी बड़ा घर है, गुम मत हो जाना। ये ना हो वो मुझे कॉल करें कि आओ अपनी बीवी को ढूंढो, हमें मिल नहीं रही। अल्लाह, वो झटके से मुड़ी, मुठियां भींच कर यहाँ वहां देखा कोई चीज हाथ आए और वो उसे दे मारे, लेकिन वहां बस इंडोर प्लांट रखा था और वो इतना भारी गमला उठाकर उसे मार नहीं सकती थी। चलो बाकी बातें फोन पर। वो जाने के लिए मुड़ा। खबरदार, जो तुमने मुझे फोन किया तो, भुनाकर शदीद गुस्से के आलम में वार्न किया, और मुझे लेने मत आना, आज मैं घर नहीं आऊंगी। धमकाकर लिफ्ट में घुस गई। वो लबों पर मुस्कुराहट लिए तब तक वहां खड़ा रहा जब तक दरवाजे बराबर नहीं हो गए थे। लेने आ जाऊं? मैसेज का नोटिफिकेशन आया तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मोबाइल की तरफ मुतवज्जा हुई। दोपहर 3 बजे से वो घर से बाहर थी और मुसूफ को अब उसका ख्याल आया था। नहीं, मेरा घर आने का कोई इरादा नहीं। साथ ही गुस्सीली सुरख शक्लें भी भेज दी। ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। उसकी तरफ से खासा ठंडा जवाब आया, जैसे इस बात से कोई फर्क ही ना पड़ा हो। ऐसा करना, कल भी लेने मत आना, परसों भी नहीं।
फ्लाइट से घंटा पहले पिक कर लेना मुझे। अब उसे कैसे पता चलता वो गुस्से में है? तभी नीले पीले हर तरह के गुस्सीले चेहरे भी साथ भेज रही थी, ताकि सिर्फ मैसेज ना जाए, एहसासात जज्बात भी पहुंच जाए। लगता है बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है तुम्हारा। फारिस की तरफ से तंजिया मुस्कुराहटें आ रही थी। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत सुकून में हूँ। मैं तो जल कर लिखा, और तुमने मुझसे झूठ बोला उनके घर बिल्लियां कुत्ते हैं, क्या वो अब नहीं रखती? दूसरी तरफ से वो हैरान हुआ था। ये कैसा सवाल है? जन्नत को और गुस्सा चढ़ा। दूसरी तरफ अगले 3-4 मिनट तक खामोशी रही। वो ऑनलाइन था मगर कुछ कह नहीं रहा था। इस वक्त कहाँ हो तुम? साथ ही शक की घूरती निगाहें भी भेज दी। घर पर हूँ। किसके घर पर हो? अपने घर पर, और कहाँ? वो हैरान हुआ था। तुम तो कह रहे थे पता नहीं कहाँ कहाँ जाना है तुमने। जहाँ जहाँ जाना था वहां से हो आया हूँ। वो लब भींच कर रह गई। कुछ तो था वो जो उससे छुपा रहा था। लेने आऊं या नहीं? नहीं। अब ये भी कोई पूछने वाला सवाल था? वो अंदर तक सुलग गई। ठीक है, वो नाराज है। उसने गुस्से में जो कह दिया सो कह दिया। लेकिन रात भर किसी और के घर तो वो नहीं रुक सकती थी। मगर उसका ये आखिरी मैसेज सीन नहीं किया गया था। फारिस ऑफलाइन हो गया था। मिसेस सुलेमान से माजरत चाहते हुए वो उठकर खिड़कियों की तरफ जा खड़ी हुई। उसे कॉल की, दोबारा की, बेल जा रही थी मगर वो फोन नहीं उठा रहा था। एक साथ कई मैसेज भेजे मगर जवाब नदारत। उसे गुस्सा आ गया। बमुश्किल जब्त किए खुद को नॉर्मल पोज करती मिसेस सुलेमान के साथ महवे गुफ्तगू रही, मगर जहन बुरी तरह से उलझा रहा। जाने कितनी बार वो उसे कॉल कर चुकी थी, शायद 20 बार या 30 का टारगेट तो पूरा होने ही वाला होगा। डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया गया तो मिसेस सुलेमान के कहने पर उसे उठकर जाना पड़ा, वरना परेशानी के बायस तो आधी भूख वहीं खत्म थी। अगर वो सचमुच में उसे लेने ना आया तो उसे बहुत फिक्र सता रही थी। क्या सोचेगी मिसेस सुलेमान? पहली बार के मेहमान और घर आकर बैठ गई। उफ, खाना खाते हुए सोच मुसलसल उलझ रही थी। फारिस से उसकी 2 घंटे पहले बात हुई थी और अभी तक उसने दोबारा राब्ता नहीं किया था। डिनर के बाद वो मिसेस सुलेमान के हमरा डाइनिंग रूम में बैठी कॉफी पी रही थी जब मुलाजमा ने अंदर आकर अपनी मालकन को किसी की आमद की इतला पहुंचाई। क्योंकि वो मोबाइल में उलझी बैठी थी तो जा नहीं सकी, मगर जब फारिस वजदान को ड्राइंग रूम में दाखिल होता देखा तो झटके से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। स्याह जीन्स पर सफेद शर्ट और मैरून स्वेटर में मलबूस वो स्याह रंग का कोट जेब तन किए हुए था। मफलर गर्दन में था, हाथ कोट की जेबों में। बाल तरतीब से जमे हुए थे मगर जो माथे पर थे वो बेतरतीब हो रहे थे। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की हैं? उसने अचंभे से जन्नत को देखा, फिर जेब से मोबाइल निकाला। इतनी सारी मिस्ड कॉल्स देखकर हैरान हुआ। तुमने मुझे कॉल्स की? हैरत है। जन्नत के लब भींच गए, आंखों में गुस्सा उतर आया। मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं चला, वो कह रहा था। हाँ, तुम्हें कुछ कैसे पता चल सकता है? उसके पास आकर बिगड़ी, आवाज जरा पस्त थी। तो कैसा गुजरा तुम्हारा वक्त? आंखों में शरारत लिए संजीदगी से पूछा। तुम्हें इससे फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। वो उसकी आंखों में देखने लगा। तुम्हारे बगैर बहुत अच्छा वक्त गुजरा, सर उठाकर एक अदा से जवाब दिया। इतने सारे मैसेज और इतनी सारी कॉल्स देखकर अंदाजा हो रहा है। वो मुस्कुराया। वो अच्छा खासा तप गई मगर चुप रही। मेरे साथ भी अच्छा वक्त गुजारने की आदत डालो। मुस्कुराती निगाहें उसके चेहरे पर जमा कर बोला। मैं सिर्फ अच्छी आदतें अडॉप्ट करती हूँ। इतरा कर कहते हुए उसने रुख बदला। झट से अपना पर्स उठाया। कॉफी तो वैसे भी ठंडी हो चुकी थी। एक सांस में खाली करके मग रखा। मिसेस सुलेमान और उनकी बेटियों से मिली, शुक्रिया अदा किया, दुआएं ली। चलिए, उसके पास आकर मध्यम आवाज में बोली। मैंने तुमसे कब कहा मैं तुम्हें लेने आया हूँ? वो पेशानी पर बल डाले पूछ रहा था। जन्नत ने सर उठाकर उसे आंखें दिखाई। चलो भी। दोनों हाथों से उसका बाजू पकड़कर खींचते हुए दरवाजे की तरफ ले जाने लगी। साथ ही हंसते हुए मिसेस सुलेमान को दूर से अल्लाह हाफिज कहा। तुम्हारे इन दामों का क्या हुआ? मुझे लेने मत आना, फ्लाइट से पहले पिक कर लेना, मैं घर नहीं आऊंगी, वगैरह वगैरह। गाड़ी में बैठते ही फारिस ने उसे लताड़ा। हाँ, तो गुस्से में कहा था। इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम मुझे दूसरों के घर में छोड़कर खुद अय्याशियां करते फिरो। अय्याशियां? स्टीयरिंग व्हील पर गिरफ्त जमाए वो कुछ सदमे से उसकी तरफ मुड़ा। गाड़ी अभी स्टार्ट नहीं की थी। वो खिड़की की तरफ खिसक गई। जितनी भी मजबूत बनती उसके किसी न किसी तेवर से डर ही जाती थी। आप मुझसे क्या कह रही हैं? जरा वजाहत करेंगी शहजादी साहिबा?
डिस्टर्ब ना करो मुझे, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे नींद आ रही है, कहकर उसने चेहरे का रुख खिड़की की तरफ कर लिया। फारिस ने गहरी सांस लेकर गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। क्योंकि मंगल की शब उनकी वापसी की फ्लाइट थी, इसलिए आज का प्रोग्राम शॉपिंग और बाहर घूमने फिरने के लिए तय था। मगर जन्नत की तबीयत सुबह से ठीक नहीं थी और वो इस मौके को गिनवाना भी नहीं चाहती थी। इसलिए तैयार होकर बाहर आई तो फारिस ने साफ मना कर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे लिस्ट बना दो, तुम्हें क्या क्या चाहिए, मैं खुद ले आऊंगा। वो रोहान सी हुई, मॉर्निंग सिकनेस तो मुझे रोज होती है, अब ठीक हूँ, जाकर आराम करो। फारिस के लहजे में ताहुकम था। वो रोती हुई बनाए अपनी जगह खड़ी रही। वो रोनी सूरत बनाए अपनी जगह खड़ी रही। मेड मेरे आने तक यही रहेगी, मैंने उसे मेन्यू दिया है, खाना तैयार कर रही है, तो ये वाज़ेह था वो अपना फैसला नहीं बदलेगा। वो बिगड़े तेवरों के साथ कमरे में वापस चली गई। फारिस उठकर इसके पीछे आया। वो ग्लास वॉल्स के करीब नरम रेशों वाले कलीन पर बैठी थी। जरूरी तो नहीं कि इस बार ही सब जगह देख ली जाए, मैंने कुछ कहा है तुम्हें, नरूठेपन से कहकर उसकी तरफ देखा। आंखों में नमी उतरी हुई थी। और मैंने कब कहा मैं तुम्हारे साथ घूमना फिरना चाह रही हूँ? हाँ, ये बात तुमने बिल्कुल नहीं की। सीने पर बाजू बांधे दीवार से लगकर खड़ा हो गया। मैं ही प्रोग्राम बना रहा था। हाँ, वही तो। लब भींच का रुख बदल गई। वो आंखों में मुस्कुराहट लिए उसे देखता रहा। जो तुम्हें चाहिए इसकी लिस्ट बना दो, मैं ले आऊंगा, मेरे जहन में कुछ नहीं है। वो कुशन गोद में रखे कालीन के रेशों को छेड़ने लगी। फारिस ने साइड टेबल से उसका मोबाइल उठाकर उसे दिया। जब जहन में आ जाए तो मुझे मैसेज कर देना, वो कहकर चला गया। और जन्नत के जहन की तवील लिस्ट में मजीद इजाफा होने लगा। फौरन उसे खुद को झिड़क कर नफी में सर हिलाया। सर के नीचे कुशन रखे लेट गई। मोबाइल हाथ में था। अब वो गेम खेल रही थी। दरवाजे की दर्द से अंदर देखते हुए फारिस ने उसकी तरफ से जैसे तसल्ली की थी, फिर मेड को हदायत देता चला गया था। लंदन के आसमान पर घटाएं छाई थी। सूरज गरूब हो चुका था। अंधेरे उतर आए थे। बत्तियां जल उठी थी। रात में भी दिन का समा बंध गया था। सड़कें, माल, मार्केट, हर जगह जिंदगी के आसार थे। शहर की नाइट लाइफ मुकम्मल बेदार हो चुकी थी। सर्दी शदीद थी तो गुज़श्ता कुछ दिनों से वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश ने मौसम को मजीद ठंडा कर दिया था। बारिश अभी भी बरस रही थी और हर गुजरते लम्हे शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। उसने मेन रोड से दाएं तरफ गाड़ी मोड़कर एक ही कितार में ऐस्तदा कई घरों की रोशन खिड़कियों की जानिब देखा और सड़क के किनारे गाड़ी पार्क कर दी। चंद लम्हों तक विंड स्क्रीन पर मुतहरिक वाइपर्स को देखता रहा। मंजर धुंधलाकर बस एक लम्हे के लिए साफ होता था। ऐन सामने ही बिल्कुल आखिर में रोशन खिड़कियों के बीच एक तारीख घर नजर आ रहा था। गहरी सांस लेकर उसने जैसे एक बार फिर खुद में हिम्मत मुजतमा की और छतरी खोलकर बाहर निकल आया। स्याह जीन्स पर स्याह रंग का स्वेटर और उस पर स्याह कोट में मलबूस वो अजलत में कदम उठा रहा था। बार के उस पार लॉन का कत्ता था। घास बेहंगम थी। वो लॉन अबूर करता मरकजी दरवाजे तक गया। सीढ़ियां चढ़कर उसने गहरी सांस ली, फिर चाबी घुमाकर दरवाजा अंदर की जानिब धकेल दिया। उसने अपने अंदर अपने वजूद की तारीकी में कदम धर दिए कि वो घर उसके अंदर जैसा था, साकन, वीरान, खामोश, सालहा साल से बंद। हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन करने का उसका हरगिज दिल नहीं चाह रहा था। इस घर में उसे अंधेरों की आदत थी। वो हर मंजर से भागता फिरता था, हर उस अज़ियत से जो दीवारों पर रकम थी, हर उस दुख से जो इस फिजा में रचा हुआ था। शायद वो खून की बास थी, जख्मों का दर्द था, रूह की चीखें थी जो उसे अपने आसपास एक बार फिर महसूस होने लगी थी। गहरी सांस लेकर उसने दीवार पर हाथ रखा। मरकजी दरवाजे से हाल तक बल्ब जल उठे। मध्यम सी रोशनी में गिर्द से अटी हर एक शय से नुमाया हुई। वो अपनी जगह कई लम्हों तक खड़ा रहा, यूं जैसे लकड़ी के फर्श ने उसके कदम जकड़ लिए हों। शिद्दत से धड़कता दिल मुट्ठी में बंद हो रहा था। उसे अंदर तक दर्द की लहर उठती हुई महसूस हो रही थी। आवाज वो जो लबों पर आकर दम तोड़ रही थी, उसने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। आहिस्तगी से कदम उठाता लाउंज तक गया। स्याह सोफे सफाई न होने की वजह से अपनी हियत पर मिट्टी की चादर ओढ़े हुए थे। मैगजीन, रसायल, अखबार, कॉफी टेबल और टेबल के नीचे कालीन पर बिखरे थे। कांच का टूटा हुआ गिलास उसके कदमों में था।
टुकड़े यहाँ वहाँ बिखरे थे। फर्श पर कहीं कहीं खून के बकिया रह जाने वाले निशान भी थे। ये सिर्फ वही जानता था और अपने खून को सिर्फ वही पहचानता था। किचन इतना सुनसान जैसे कभी वहां कोई रिज़्क नहीं लाया गया था। मेज पर चंद एक सफेद खून की पट्टियां, छुरी, फर्स्ट एड बॉक्स का जूं का तूं रखा हुआ था। वो खुद को सर झुकाए उसी मेज पर बैठा हुआ देख सकता था। नजर हटाकर सीढ़ियों का रुख किया। वजन पड़ने पर आवाज आती थी। उसने रेलिंग को मजबूती से थाम लिया। ऊपर कमरा था। उसे खोलने से पहले रुक कर अपने हवास बहाल करना पड़े। इस कदर शदीद सर्दी में भी उसकी पेशानी अर्क आलूद हो रही थी। उसने हैंडल घुमाकर दरवाजा खोल दिया, लाइट्स ऑन कर दी। कमरा रोशन होकर भी उसके लिए तारीख और मुबहम सा रहा। उसने पलकें झपकाई, सांस भारी हो गया, सीने पर बोझ पड़ गया, कलब में दर्द ठहर गया। बेड पर बेतरतीबी से बिखरे कुशन कुछ नीचे गिरे हुए थे। वार्डरोब खुली हुई, ड्रेसिंग टेबल का सामान बेतरतीबी लिए हुए, कुछ नीचे गिरा हुआ, कुछ टूट कर बिखरा हुआ। कौन हो तुम? टूटे हुए आईने से उसकी निगाह खिड़कियों की तरफ गई। काफी देर तक वहां ठहरी रही, फिर वो आगे बढ़ गया। बेड साइड टेबल के पास बैठते हुए उसने दराज खींची। एक साथ कई रिपोर्ट्स उसके हाथ में आ गई, संभाल कर रखी गई थी, संभली हुई मिली थी। उसे लगा उसका सांस बंद हो जाएगा, दिल फट जाएगा, वो अपने कदमों में खड़ा नहीं हो सकेगा, इस कमरे से बाहर कहीं जा नहीं सकेगा। वो दर्द ऐसा ही था, वो गम, वो आजमाइश, वो मुसीबत ऐसी ही थी। उसकी आंखें मुकम्मल तर हो चुकी थी। उसका वजूद शोलों की जद में आ चुका था। उसका मुस्तकबिल, उसका हाल मिट गया था। माजी ठहर गया था, माजी रह गया था। कितनी ही देर तक वो बेजान कागजों पर जिंदगी की निशान दही करती मुबहम लकीरों को तकता रहा था। अंदर एक शोर सा बपा था, जमीर मलामत कर रहा था, उंगलियां उसकी तरफ उठ रही थी। वो बर्पा होने वाली कयामत का जिम्मेदार खुद था। हर तरह के ख्यालात को झटक कर वो अलमारी तक गया, पट खोल दिए। उसके ब्रांडेड कपड़े, कीमती घड़ियां, जूते, हर एक शय जूं की तूं रखी थी। मगर वो इन चीजों के लिए नहीं आया था। वो अपनी अशिया को उलट पुलट कर रहा था और उसे ढूंढने पर भी वो निशानी, इंतजार, उल्फत और मोहब्बत से जुड़ी शय नहीं मिल रही थी। फिर जैसे कपड़ों के नीचे से बैग मिल गया, उसे निकालकर जिप खोली। कुछ देर इन चीजों को हाथ में लिए बैठा रहा। चीजें बेजान थी, गैर मुतहरिक, बिल्कुल साकत उसकी तरह। वक्त एक बार फिर रुक गया था। अपने अंधेरों से लड़ता वो कितनी ही देर तक फर्श पर बेहिसो हरकत बैठा रहा था। कई मंजर आंखों में लहराए, कई बातें याद आई, कई गलतियां, कई सजाएं, कई फैसले, कई कोताहियों का ख्याल आया। वो अपनी हथेलियों को देख रहा था। उसके हाथ खाली थे, बार बार खाली हो रहे थे। वो बैग में कागजात वगैरह रख कर उठा, जिप खींचकर कंधे पर डाला और लाइट्स ऑफ करके बाहर आ गया। बावजूद इसके को इस घर से, उसके बोसीदा माहौल से, तकलीफ दे यादों से जल्द अज जल्द निकल जाना चाहता था। मगर फिर भी उसके कदमों में अजलत नहीं थी। वो भारी तनफ्फस के साथ दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। लॉक लगाकर मुड़ा तो झटके से रुक गया। एक उधेड़ उम्र अंग्रेज खातून छाता ताने हाथ में फ्लैश उठाए बहुत हैरान होकर उसे देख रही थी। फ्लैश लाइट की रोशनी आंखों में पड़ी तो उसने बेसाख्ता हाथ ऊपर किया। पारिस, हमेशा की तरह उसने काफी लंबा नाम खींचा। आंखों में बच्चों जैसा इश्तियाक और खुशी लहराई। मैंने सोफी से कहा था ये लड़का जरूर आएगा। उन्हें देख कर रह गया। इतने सालों बाद उसे पहचान गई थी। काफी बूढ़ी हो चुकी थी, बमुश्किल चल पाती थी। आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो 10-11 साल पहले पकड़ा करती थी। वो कुव्वत रखते हुए भी ना बाजू छुड़ा सका, ना सकत रखते हुए इनकार कर सका। उसके घर की बाड़ एक तरफ से टूटी हुई थी। वो यकीनन वहीं से आई थी। वो उसे अपने साथ अपने घर ले आई। दरवाजे में लम्हे भर के लिए वो झुझका कि पहली निगाह ही उस सफेद रेशों वाली बिल्ली पर पड़ी थी जो बिल्कुल सामने बैठी थी। आओ ना, वो चंद सानियों के लिए रुका, फिर उनका इसरार देखकर अंदर आ गया। लाउंज के सोफे पर बैठते ही उसे छींक आई। बिल्ली सोफे के नीचे से और बिल्कुल उसके कदमों में सरसरा कर गुजरी थी।
इतना अरसा कहाँ गुम रहे हो तुम? एक बार भी नहीं आए। साथ ही उन्होंने किसी को आवाज दी और फिर याद आने पर हंसी। अरे मैं तो भूल ही गई हूँ, मैं तो अकेली रहती हूँ। किचन में जाकर नीला गिलास निकाला, उसमें जूस डालकर लाई। पहले की निस्बत वो काफी भारी हो गई थी। ठहर ठहर कर कदम उठाती थी, नजर भी कमजोर थी। उसके सामने सोफे पर बैठकर ऊन का गोला उठा लिया। वो छींकों में उलझा हुआ था। मफलर नाक तक खींचा, जेब से टिश्यू निकाला। बिल्ली काफी से ज्यादा फ्रेंडली थी, उसके बिल्कुल करीब ही बैठी थी और फिर उसे अदराक हुआ वो एक नहीं थी, उसके कई बच्चे भी थे। सोफे के नीचे, मेज के नीचे, कालीन पर रेंगते हुए। उसकी आंखों से अब बाकायदा पानी आ रहा था। गर्दन के पिछले हिस्से पर खारिश होने लगी थी, मगर वो फिर भी बैठा रहा था। तुम इतने दिन कहाँ गायब रहे? वो गौर देखकर पूछा। फिर किसी से लड़ कर आए हो? खूबी से घूरा। उस बूढ़े आर्थर ने कहा कि ये घर अब बिक जाएगा। क्या ऐसा ही है? अब के जरा परेशान हुई। तुम क्यों बेच रहे हो? तुम यहाँ आकर रहते क्यों नहीं हो? मैं पाकिस्तान शिफ्ट हो चुका हूँ, संजीदगी से कहकर उसने गिलास उठाया। उसे जुकाम हो चुका था, खांसी भी हो रही थी, आंखों से लगातार पानी आ रहा था। ओह अच्छा। ऊन का गोला रखकर बिल्ली को गोद में ले लिया, जैसे एक नन्हे मासूम बच्चे को गोद में लिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन तुम तो पाकिस्तान कभी नहीं जाना चाहते थे। वो उन्हें देख कर रह गई। वो उनकी याददाश्त में सब आगे पीछे हो चुका था। बहुत सी बातें वो भूल गई थी, बहुत सी हकायतें उन्हें याद नहीं रही थी। ये भी के इस वक्त वो 18 साल का नहीं है, और ये भी के अब वो उनके पड़ोस में नहीं रहता है। तुम्हारा पसंदीदा जूस, कुकीज, लोना, सब हलाल है। बस वो ये नहीं भूली थी कि वो मुसलमान है, और ये भी नहीं कि वो अकेला है। अब मैं चलता हूँ। खाली गिलास मेज पर रखते हुए उठा, खांसी ज्यादा हो रही थी। फारिस। वो खुद भी उठकर उसके पास आई। वो चाहकर भी उनसे 2-4 कदम दूर नहीं हो सका। इतना शोर था तुम्हारे घर, सब ठीक है ना? बीवी कहाँ है तुम्हारी? ये सवाल सदमा था, ये सवाल अजियत थी। उसकी हालत बहुत अबतर हो चुकी थी, मगर वो फिर भी अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिला था। जवाब के लिए मुंतजिर निगाहों से उसे देखती वो अपना सवाल भूल गई। अपना झुर्रियों ज़दा हाथ उठाकर उसके गाल पर रखा, फिर दूसरा रखा। भूल गई पहले क्या कह रही थी, अब क्या कहने वाली थी। अरे तुम तो बहुत हैंडसम हो गए हो। उनकी कमजोर आंखों में खुशी उतरी। वो बदबक मुस्कुराया, आंखों में आंसुओं की आमेज़श शामिल हो गई। मैं फिर आऊंगा कहकर जाना चाहा। हाँ हाँ ठीक है, पढ़ाई भी तो करनी होगी। उन्होंने हाथ हटा लिए। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। कुछ याद आ जाने पर उसे फिर से पुकारा। फारिस, तुम्हारे पास पैसे तो है ना? वो अपनी जगह ठहरा रह गया। मुड़कर उन्हें देखा, जाने कहां से पैसे ढूंढ लाई, जबरदस्ती उसके हाथों में पकड़ाए। कुछ खा लेना। वो जज्बात की हिद्दत से सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ खड़ा रहा, फिर होडी सर पर चढ़ाते हुए दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। कौन था बाहर? सोफी सचमुच सीढ़ियों से उतरी थी। कौन? वो जरा सा हैरान हुई खड़ी थी। अभी जो आया, कोई भी तो नहीं आया। बुड़बुड़ाते हुए दरवाजे से हट गई, फिर खाली गिलास और कुकीज देखकर सोफी से लड़ पड़ी। मेरे कुकीज? तुमने मेरे कुकीज खा लिए? हमेशा की तरह अपनी मेहमान नवाजी भूलकर वो सारा इल्जाम उसके साथ डाल रही थी। लॉन में किसी अजनबी को सड़क की तरफ जाते देखकर सोफी गहरी सांस लेकर रह गई थी। उसने गाड़ी में बैठते ही किस कदर कुव्वत से दरवाजा खींचकर बंद कर दिया था। कपकपाते हाथों से अपार्टमेंट बॉक्स खोलकर अपनी मेडिसिन निकाली। उसकी सांसें भारी हो चुकी थी, खांसी ने हालत अबतर कर दी थी। मेडिसिन लेने के बाद अपनी सीट के साथ ही कमर टकाए, गर्दन सीधी किए वो अब सांसें खींच रहा था। शदीद बारिश में हर सू बेइंतहा तारीखी थी। करीब गुजरती गाड़ी की हेडलाइट्स आंखों पर पड़ी। झमाके से टूटते शीशों का मंजर आंखों में लहराया। वो एक चीख थी जो उसने सुनी, वो अजियत थी जो उसने अपनी आंखों से देखी। वजूद लहूलुहान था। स्ट्रेचर के पहिए शोर करने लगे। कॉरिडोर की टाइल्स पर कोई वजूद ढेर होने लगा। व्हील चेयर के हत्थे पर रखा हाथ कपकपा उठा। सर झुका हुआ था, सर झुका ही रहा। रूह में वहशत उतर आई। इस्तराब अंग अंग में ठहर गया। सोई हुई अजियतें जाग उठी। जहनी दबाव बढ़ गया। मैं आपको बर्बाद कर दूंगा। वो खुद सुन सकता था, वाज़ेह सुन सकता था। उसने फुल नेक जैकेट की जिप खींच डाली, जेब से मोबाइल निकाला।
کال لاگ میں پہلا نمبر عدیل احمد کا تھا۔ اسے کال کر کے اب وہ کھانستے ہوئے بامشکل لفظ ادا کرتا اپنا ایڈریس بتا رہا تھا۔ ایک نام ہے اور وہ بھی تمہارا نہیں ہے۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ دیے مگر آواز بند نہ ہوئی، شور کم نہ ہوا۔ دور کہیں گاڑی کا ہارن بجا تھا، ہیڈ لائٹس پھر سے روشن ہوئی تھی۔ شور مبہم ہو کر اب معدوم ہو چکا تھا۔ اب بارش کی بھی آواز نہیں تھی۔ پیسنجر سیٹ پر رکھا بیگ، اس میں جمع شدہ اشیاء، ان اشیاء سے جڑی یادیں، ان یادوں سے جڑی اذیتیں۔ اس کے ہاتھ یکا یک خون آلود ہو گئے۔ اس کی غلطیاں اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا حوصلہ ٹوٹ گیا، اس کی ہمت ختم ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں پانی تھا، اب آنسو آ گئے تھے۔ ریشز صرف گردن تک تھے، اب روح پر آ گئے تھے۔ یکا یک کھڑکی کے شیشے پر دستک ہوئی۔ بامشکل سانس لیتے اس نے سر اٹھایا۔ عدیل احمد دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے شیشہ بجا رہا تھا۔ اس نے لاک ہٹا دیا، دروازہ کھل گیا تھا۔ سر، آر یو آل رائٹ؟ وہ کچھ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ اسے جواب نہیں دیا، اس کے پاس جواب دینے کی سکت نہیں رہی تھی۔ اسے سہارا دے کر عقبی نشست پر بٹھا کر عدیل احمد نے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ اسے قریبی ہاسپٹل لے آیا تھا۔ ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کے بعد اس کی بگڑتی ہوئی حالت کچھ حد تک سنبھل گئی تھی۔ عدیل احمد راہداری میں ٹہل رہا تھا۔ اس نے کال کر کے اسے بلایا تو وہ فوراً آ گیا۔ سر، ڈاکٹر کہہ رہا تھا آپ صبح تک یہیں رہیں، تو اسے کوٹ پہنتا دیکھ کر بول پڑا۔ اس نے جن کڑی نگاہوں سے اسے دیکھا وہ بات ادھوری چھوڑ کر سر جھکا گیا۔ 3 گھنٹے تو اس نے گزار ہی لیے تھے۔ حالت خطرے سے باہر تھی، البتہ کھانسی، زکام اور طبیعت کا فرق ویسا ہی تھا۔ آنکھوں کی سوجن بس کچھ ہلکی ہو گئی تھی مگر سرخی ہنوز ٹھہری تھی۔ گردن پر ریشز بھی نمایاں تھے۔ اسے اپنی نہیں جنت کی فکر تھی۔ وہ صبح سے باہر تھا، وہ گھر میں اکیلی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں از حد پریشان ہو جاتی تھی۔ اس کا گھر میں ہونا ضروری تھا۔ کوٹ پہن کر اٹھا تو طبیعت خرابی کے باعث قدم جمانے اور توازن برقرار رکھنے میں تھوڑی سی دشواری ہوئی۔ عدیل احمد نے مدد کرنا چاہی تو اس کا ہاتھ سختی سے جھٹک دیا۔ وہ اپنے باس کو حیرت سے دیکھ کر رہ گیا۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ سخت اور بے انتہا روڈ تھا، مگر اس حالت میں اس کا یہ رویہ اچنبے کا باعث تھا، کیونکہ اب فارس وجدان کا حکم اس کے لیے فرض کی طرح تھا، تو کوئی بھی اعتراض کیے بغیر اس کے پیچھے چل دیا تھا۔ جنت کی آنکھ کھلی تو اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ باہر شدید بارش ہو رہی تھی۔ گرد چمک کی آواز بھی وقفے وقفے سے سنائی دینے لگتی تھی۔ پردے سمٹے ہوئے تھے تو روشنیوں میں شہر بھیگا ہوا لگ رہا تھا۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنے برابر میں دیکھا تھا، فارس وہاں نہیں تھا۔ اس نے 8 بجے کال کر کے کہا تھا وہ تاخیر سے گھر آئے گا، تب ہی وہ کھانا کھا کر جلد ہی سو گئی تھی، مگر اب تو کافی وقت ہو چکا تھا۔ موبائل اٹھایا، نوٹیفیکیشن چیک کیے، پھر اونی شال اوڑھ کر باہر آ گئی۔ پورے اپارٹمنٹ میں مدھم سی زرقا روشنی اندھیرے سے الجھتی نظر آ رہی تھی۔ وہ سیدھا کچن میں گئی، پانی پیا، یکا یک سماج سے کھانسی کی آواز ٹھکرائی تو وہ اپنی جگہ تھم گئی۔ جھٹکے سے مڑ کر لاؤنج کی طرف دیکھا، پھر آگے بڑھ کر سینٹرل لائٹ جلائی۔ نیچے کارپیٹ پر شاپنگ بیگز وغیرہ رکھے تھے۔ کیا فارس گھر پر ہے؟ وہ کچھ چونک کر تیزی سے آگے بڑھی، راہداری سے گزر کر سٹنگ ایریا کی طرف گئی، جہاں وہ اسے دیوار گیر کھڑکیوں کے آگے کاؤچ پر نیم دراز دکھائی دے گیا تھا۔ قریب آئی تو ٹیبل پر پانی کی بوتل، الرجی ٹیبلٹس، آٹو انجیکٹر وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ موبائل سر کے پاس ہی تھا اور مسلسل بج رہا تھا، مگر اس کی آواز سے فارس کی نیند میں ذرا بھی خلل نہیں آیا تھا۔ وہ یکدم گھبرا کر اس پر جھکی، چہرے کا رخ موڑا، پیشانی پر ہاتھ رکھا، نبض چیک کی، بے اختیار سکھ بھری سانس لی۔ اس کا تنفس ہموار تھا۔ اس نے میز سے ٹیبلٹس اٹھا کر دیکھی تو اندازہ ہوا اس نے سلیپنگ پیلز اور اینٹی ڈپریسنٹ بھی لے رکھی ہیں۔ وہ بالکل سن بیٹھی رہی۔ آج سے پہلے ایسی ادویات اس کے بیڈ روم میں، اس کی سائڈ ٹیبل میں اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کچھ فکر مندی سے دوبارہ اسے دیکھا، جانے اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی یا اندر کا موسم واقعی میں اتنا سرد، اتنا شفاف ہو گیا کہ ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بیڈ روم سے لحاف اٹھا کر لے آئی،
अच्छे से उस पर फैलाया, सर के नीचे तकिए की भी पोजीशन दुरुस्त की। अब वो नीचे कारपेट पर बैठी उसे ही देख रही थी। आंखों में बहुत सारी फिक्र, बहुत सारा खौफ, बहुत सारी परेशानी थी। समझ में नहीं आ रहा था किसी को कॉल करके डॉक्टर को बुलवाए या फिर उसके जागने का इंतजार करे। वो बहुत मुहतात रहता था। अगर कोई सीरियस मामला होता तो यकीनन वो घर ना आता, सीधा हॉस्पिटल ही जाता। लेकिन हर तरह की दलीलों के बावजूद उसकी टेंशन किसी सूरत कम नहीं हुई थी। वो बेसुध सा काफी गहरी नींद सो रहा था। सांसें कभी हमवार और कभी गैर हमवार हो जाती। यकीनन दवाओं के असर में था, लेकिन वक्फे वक्फे से ऐसी खांसी जरूर होने लगती। एक दो बार उसने कंधा हिलाकर जगाने की कोशिश की, मगर नो रिस्पॉन्स। जन्नत की टेंशन बढ़ती गई। बेकरारी के आलम में पूरे घर का एक चक्कर काट कर वो एक बार फिर उसके पास आ बैठी थी। कंधा हिलाकर और आवाज देकर जगाया। अब जब तक वो जवाब ना देता उसकी तसल्ली नहीं हो सकती थी। कंधे से पकड़कर तकरीबन झंझोर ही डाला तो उसके हवास कुछ बेदार हुए। मुश्किल आंखें खोली। उसकी आंखें बेतहाशा सुर्ख, पुपोटे जरा से भारी और सूजे हुए, होंठ खुश्क, रंगत जर्द थी। तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? उसने फिक्रमंदी से पूछा। ठीक हूँ, कहकर आंखें बंद करना चाही। जन्नत ने दोबारा से कंधा हिलाकर जगाया। वो मुश्किल बेदार होकर उसे देखने लगा। मेरे ख्याल से हॉस्पिटल चलना चाहिए। वो नीम गनूदगी के आलम में उसकी आंखों में अपने लिए खौफ, फिक्र और इस्तराब देख सकता था। उसकी जरूरत नहीं है, जरूरत है। परेशान होकर उसका मोबाइल उठा लिया। हाथ कपकपा रहे थे। फारिस ने उसके हाथ से मोबाइल ले लिया। जन्नत, मैं ठीक हूँ, तुमसे बात नहीं की जा रही। वो रो देने को थी। मैंने मेडिसिन ली है, खतरा नहीं है, अब बेहतर हूँ। मुश्किल कहकर उसे तसल्ली देना चाहिए, इस ख्याल से कि उसकी वजह से परेशान हो रही थी। वो खुद भी बेचैन हुआ था। सुबह तक ठीक हो जाऊंगा, उसने कहा, मगर जन्नत के इस्तराब में कमी नहीं आई थी। तुम ऑटो इंजेक्टर इस्तेमाल कर लो, वो अपनी कहे जा रही थी। पिछली बार वो मौत के मुंह में जाते जाते मुश्किल बचा था। उसकी परेशानी बजा थी। मैं हॉस्पिटल गया था, उसने गहरी सांस लेकर बताया। ख्याल था उसकी परेशानी कम होगी, मगर वो आंखों में सदमा लिए उसे देख कर रह गई थी। वो इतनी तकलीफ में था और उसने बताया तक नहीं। खामोशी से घर आ गया और जगाया तक नहीं। वो आंखों में मुबहम सी नमी लिए अपनी जगह बैठी रह गई। एपी पिन रखा है, अगर दोबारा हालत खराब हुई तो उसने ऑटो इंजेक्टर की तरफ इशारा किया, ये जाने बगैर कि इस वक्त वो उसकी किसी भी बात से मुतमिन होने की बजाय मजीद अजियतों में घिर गई थी। अपने असाब पर काबू पाते हुए जन्नत ने गहरी सांस ली। हर तरह के मनफी ख्याल को झटक दिया। अपनी इस कैफियत से बाहर निकल आई। तुम्हें अपना प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए। अब वो ऑटो इंजेक्टर हाथ में लिए उसकी तरफ रुख किए कालीन पर आलती पालती मारे बैठी थी, मुहतात होकर, उसकी परवाह न करने का तहैया करके, उसकी तकलीफ में मुकम्मल मुब्तला होकर। मुझे ये विरासत में मिला है अपने दादा से। फारिस की आंखें बंद थी। वो किस कदर कोशिश से खुद को बेदार रखे हुए था ताकि वो परेशान ना हो। ओ, जन्नत के लब गोल हुए। तो तुम्हारे किसी और फैमिली मेंबर को नहीं है? मेरा मतलब है तुम्हारे वालिद, या फिर लम्हे भर को रुकी, तुम्हारे भाई को? इस अरसे में पहली बार जन्नत कमाल ने उसके भाई का जिक्र किया था। नहीं, सिर्फ मुझे, खांसते हुए जवाब दिया। तुम्हें काफी मुश्किल होती होगी ऐसे खुली या साफ सुथरी फिजा में भी हर वक्त अलर्ट होकर रहना। इस बार फिर से गनूदगी छाने लगी, मगर वो उसके लिए बेदार होना चाहता था। तुमने खाना खा लिया था? हाँ। वो ऑटो इंजेक्टर पर लगे स्नेकर को खुरच रही थी। मम्मी से बात हुई थी? हाँ, वो ठीक है, जवाब देकर उसकी जानिब देखा। फिर खामोशी, मजीद खामोशी। फारिस की आंखें मुकम्मल बंद हो चुकी थी। वो घुटनों में ठोड़ी टकाए उसे देखे गई। बाहर बिजली चमकी तो खिड़कियों की तरफ गर्दन मोड़ी। शीशों पर बूंदें उभरी और फिसलती जा रही थी। हवाएं यकायक तेज हुई थी। रोशनियों में नहाया हुआ शहर यकायक धुंधला हुआ था। मम्मी, मुझे कब लेने आ रही हैं? मध्यम सी बुड़बुड़ाहट नुमा आवाज समाज से टकराई। जन्नत अपनी जगह थम गई। मुड़कर हैरत से फारिस को देखा। चौंक कर घुटनों के बल ऊपर हुई। क्या कह रहे हो? चेहरे पर झुक कर पूछा। मम्मी, वो हमाद को नहीं छोड़ सकती, इसलिए नहीं आती। बंद आंखों के साथ वो फिर बुड़बुड़ाया। जन्नत की धड़कन तेज हो गई। उसने हाथ बढ़ाकर उसे जगाना चाहा, फिर रुक गई। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर मैं ना गया तो वो मुझे मार देंगे। क्या कह रहे हो? चेहरे पर झुक कर पूछा।
मम्मी, वो हमाद को नहीं छोड़ सकती, इसलिए नहीं आती। बंद आंखों के साथ वो फिर बुड़बुड़ाया। जन्नत की धड़कन तेज हो गई। उसने हाथ बढ़ाकर उसे जगाना चाहा, फिर रुक गई। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर मैं ना गया तो वो मुझे मार देंगे, वो कह रहा था। कौन? आजम शेराजी। जन्नत का दिल रुका, सांसें थम गई। वो ख्वाब देख रहा था, यकीनन किसी गैर हकीकी सिचुएशन में फंस गया था। उसके अलावा वो और कुछ नहीं सोच सकती थी, कुछ नहीं कह सकती थी। वो मुझे मार देंगे। उसकी पेशानी पर पसीने के कतरे नमूदार हुए थे। जन्नत ने बेसाख्ता उसके हाथ अपने हाथों में ले लिया। वो मुझे मार देंगे फारिस, नरमी से पुकारा। वो मुझे मार देंगे फारिस। जन्नत उसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ा। आंखें खुल गई, हवास कुछ बेदार हुए। वो नीम हुआ आंखों से उसकी शक्ल देखकर रूहान सा हुआ। जन्नत, मुझे सोने दो प्लीज। जन्नत ने हाथ हटा लिए, खुद भी पीछे हट गई। कालीन पर दो जानों बैठी उसे देख रही थी और तब तक उसे देखती रही जब तक वो पूरी तरह से सो नहीं गया। हमाद, आजम शेराजी। वो उठकर वॉशरूम में गई। ठंडे पानी के छपाके चेहरे पर मारे, वॉश बेसन पर हाथ जमाए कितनी ही देर तक खड़ी रह गई। उसकी धड़कन मामूल से हट कर थी। आईने में खुद को देखा तो अकब में बाथ टब पर रखे कपड़ों पर निगाह पड़ी। जीन्स, शर्ट, स्वेटर, कोट और सब ही भीगे हुए थे। उसने उठाकर देखा, इतनी शदीद बारिश में आखिर वो कहाँ गया था। फिर उसने कोट की जेबें टटोली तो एक चेन हाथ आ गई। उसका एक सिरा टूटा हुआ था, 3 चाबियां जुड़ी हुई थी। स्याह रंग का एक मोबाइल फोन था, महंगा मगर 3-4 साल कदीम मॉडल। स्क्रीन पर क्रैक थे। उसने वो चीजें जैसी थी वैसी रख दी। गहरी सांस लेकर एक बार फिर उसके पास आकर खड़ी हो गई। नींद की हालत में उसका दाहिना हाथ गर्दन तक आया था। जिल्द पर जिस जगह रैशेस थे, शायद वहां खारिश हो रही थी। उसने फारिस का हाथ पकड़कर वहां से हटा दिया। शर्ट और स्वेटर के ऊपरी बटन खोलकर उसने गर्दन और सीने पर जहां जहां सुर्ख निशान देखे करीम लगाई। एक बार फिर उसे बहुत फिक्रमंदी से देखा। आंखों में अब के अजीब सा तासुर उभरा। खुश्क लबों को तार करते हुए उसका हाथ अपने हाथों में लिए बैठी रही। वो नींद में भी काफी से ज्यादा बेचैन था। गर्दन को जुम्बश देते हुए हर बार उसके चेहरे पर तकलीफ दे तासुरात उभर आते थे। पेशानी पसीने से तरबतर हो जाती थी और सांसें गैर हमवार होने लगती थी। वो सारी रात जन्नत ने परेशानी के आलम में उसके पास कालीन पर बैठकर आंखों में गुजार दी। सुबह की आंखों के बाद जब उसकी हरारत कुछ कम हुई, वो नींद में भी कुछ पुरसुकून हुआ तो उसकी जान में जान आ गई। तकिया और कंफर्टर उठाकर उसके बराबर में नीचे कालीन पर सोई तो फिर दोपहर के 2:30 बजे ही आंख खुली। नीम खुली आंखों से वो मेज को देखती यही सोचती रही, वो कालीन पर क्या कर रही है। और जैसे ही फारिस का ख्याल आया, घबराकर उठ बैठ गई। वो सोफे पर उसकी तरफ रुख किए लेटा था। एक कुशन सर के नीचे, दूसरा टांगों में फंसा था। कंफर्टर आधा सोफे पर तो आधा नीचे गिरा हुआ था। वो आरामदेह हालत में बाजू मोड़कर सर के नीचे रखे जाने कब से उसे ही देख रहा था। उसके एहसास से, जज्बात से, आंखों के तासुर और तासुरात की हकायतों से मुकम्मल बेखबर वो घुटनों के बल ऊपर हुई। हवाइयां उड़ी हुई थी। तुम ठीक हो? अंदाजा ऐसा था जैसे अगर उसने ना कहा तो वो वहीं फोत हो जाएगी। खामोशी। फारिस घबरा कर आंखों के सामने हाथ हिलाया, फिर उसकी पेशानी पर अपना ठंडा हाथ रखा। हरारत तो बिल्कुल भी नहीं थी। अब ठीक हूँ, उसने कहा। आवाज भारी, गंभीर और बेइंतहा गहरी थी। जन्नत ने बेइख्तियार सुख भरी सांस ली, फिर उसे खशमगी निगाहों से घूरा। तुमने मुझे बताया नहीं कल रात तुम्हारी बिल्लियों के साथ मीटिंग थी? फारिस के लबों पर तबस्सुम बिखर गया, आंखों की नमी कुछ और भर गई। तुम क्या करती? तुम्हारे साथ जाती। और क्या? जलकर बोली। बाखुदा उसने बिल्लियों से कता ताल्लुक कर लिया था, मगर शोहर नामदार को हर दूसरे तीसरे हफ्ते फिर भी एलर्जी हो जाती थी। फायदा बिल्लियों से दूर रहने का। वो कालीन पर थी और सोफे पर कोहनी टकाई इंतहाई संजीदगी से और कुछ बड़हमी से उसे देख रही थी। फारिस ने हाथ बढ़ाकर उसके गाल पर फिसलती लिट को कान के पीछे कर दिया। तुम कैसी हो? मुझे क्या होना है? शान ने बेनियाजी से कहा। काफी परेशान थी तुम। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो सिर्फ आंटी की फिक्र होती है, जिन्हें तुम्हारे जैसा लापरवाह और नालायक बेटा मिला है। यही नालायक शेराजी इंटरप्राइजेस का सीईओ है।
वो उठकर बैठ गया। निगाहें सेंट्रल टेबल पर रखी अपनी अद्वियात पर पड़ी तो एकदम से अपनी गलती का एहसास हुआ। एंटी डिप्रेसमेंट और स्लीपिंग पिल्स सामने ही रखे हुए थे। तुम रात कहाँ गए थे? वो पूछ रही थी। शॉपिंग मॉल। इसके अलावा कहीं नहीं, वो मुख्तसर कहकर कहीं और देखने लगा। वो चंद लम्हों तक मुंतजिर रही, शायद वो कुछ कहेगा। हाँ, मुझे क्यों बताओगे तुम? जन्नत को गुस्सा आ गया। मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर थोड़ी हूँ जिससे तुम अपने गम या राज शेयर करोगे। पाँव पटकती वहां से चली गई। फारिस ने सर उठाकर उसे जाते देखा। निगाहें भटकती हुई फर्श पर आ ठहरी। वक्त गुजर गया था, जख्म भर गए थे, दर्द फिर भी उठ रहा था। सर से, बाजू से, पेट के दाहिने हिस्से से भी। हाथ भी जख्मी थे, रूह भी मजरूह थी। उसे क्या बताए, उसे क्या दिखाए? गहरी सांस लेकर एंटी डिप्रेसमेंट और स्लीपिंग पिल्स जेब में रखता वॉशरूम चला गया। फ्रेश होकर बाहर आया तो वो डाइनिंग टेबल पर खाना लगा चुकी थी। नाश्ते का वक्त तो वैसे भी गुजर चुका था। वो कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गया। खाने के दौरान मुकम्मल खामोशी रही। ना वो उसे देख रहा था, ना वो कोई बात कर रही थी। अलबत्ता गाहे बगाहे एक नजर उस पर जरूर डाल लेती थी। खाने के बाद चाय बनाकर वो लाउंज में आ गई। एक कप उसके आगे रखा और अपना कप हाथों में लिए दूसरे सोफे पर बैठ गई। वो बेमकसद चैनल बदल रहा था, मामूल के बरअक्स बहुत खामोश था। चाय ठंडी हो जाएगी, उसने कहा तो ट्रे करीब करते उसने पानी का गिलास उठा लिया। अपनी टेबलेट्स मुंह में रखते हुए पानी पिया। उसे फारिस की खामोशी पर गुस्सा आने लगा। उसके हर मामले पर नजर रखकर वो अपने सभी मामला से उसे बेखबर रखे हुए था, और ये नहीं कि कोई बात शेयर कर ले। सोचकर तप चढ़ी। सर उठाकर उसे देखा। कल रात तुम मुझसे बातें करते रहे। एक लम्हे का तवक्कुफ करके इजाफा किया। नींद में। फारिस को उच्छू लगा। खांसते हुए उसकी तरफ देखा। मैं बातें करता रहा? आंखों में बेयकीनी उतर आई। जन्नत ने इस बात में सर हिलाया। तुमसे? हैरत। हाँ, नींद में। सदमा। बिल्कुल। वो अंदर तक सुन हुआ, लेकिन फिर ये सोचकर कि जन्नत इस तरह की बातें सिर्फ तंग करने के लिए कर सकती है तो कुछ पुरसुकून हो गया। नाइस ट्राई, लेकिन मुझे नींद में बातें करने की आदत नहीं है। अपना कप उठाकर मुस्कुराया। वो भी मुस्कुराई। हाँ जानती हूँ, लेकिन कल रात तुमने बातें की, खुद से बोलते रहे। वो मजाक में ले रही थी, मगर फारिस के तासुरात में यकायक संजीदगी उतर आई। ऐसा नहीं हो सकता, वो कती लहजे में बोला। हो चुका है। वो मजे में थी। क्या बात की मैंने? अब के वो उसकी आंखों में इस तरह आप देख सकती थी। लो, तुम तो अभी मान ही नहीं रहे थे। वो हंसी। जन्नत, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। वो संजीदा था। मैं भी बहुत सीरियस होकर बात कर रही हूँ। वो चाय में चीनी डालकर चम्मच हिलाने लगी। मैंने क्या कहा? कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं कहा। उसकी कैफियत से महफूज हो रही। फारिस ने घूर कर उसे देखा। मैं भला तुम्हें क्यों बताऊं? जवाबन उसने और ज्यादा घूरा। तो फिर किसे बताओगी? डॉक्टर बुखारी को। और किसे? डोंट यू डेयर। उसने कप रख दिया। जन्नत के चेहरे पर हर तरह के मुसरत भरे रंग बिखरे। इतने दिनों से उसे तंग कर रहा था। बिला आखिर आज वो उसे जिच करने में कामयाब हो गई थी। मुझे डॉक्टर बुखारी ने कहा था, अगर मैं तुम्हारे बिहेवियर में किसी भी तरह का बदलाव देखूं या किसी भी मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद कुछ भी तब्दीली महसूस करूं तो फौरन मुझे इन्फॉर्म किया जाए। मैं थका हुआ था, मुझे एलर्जी भी हुई। अगर दवाओं के असर में कुछ कह भी दिया तो क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। क्या मैंने कोई एतराज किया? वो मजे से चाय के घूंट ले रही थी। जन्नत, वो अच्छा खासा चिढ़ गया। जो भी बात होगी डॉक्टर बुखारी से होगी। उसने हाथ उठाकर ऐलान किया। तुम जानती हो वो मम्मी से राब्ते में रहते हैं। वो सही मायनों में उसे परेशान नजर आया था। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानती। उसे तंग करके बहुत खुशी महसूस कर रही थी। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मेरे लिए ये बहुत सीरियस बात है, प्लीज। वो अज हद संजीदा था। तुम डर क्यों रहे हो? मैं डर नहीं रहा हूँ। वो कुछ कहते कहते रुका। तुम्हें मुझे जगाना चाहिए था, ना कि इस तरह मुझे सुनती रहती। उसने झिड़क दिया। जगाया तो था, तुमने मुझे डांट दिया आगे से। वो आंखों में इस तरह लिए खड़ा रह गया। और अगर सुन भी लिया तो क्या हो गया? उसने लहजे में नरमी समोकर मासूमियत से पलकें झपकाई। फारिस के लब भींच गए। आंखों में नाराजगी उतर आई। पेशानी पर ढेर सारे बाल लिए वो लाउंज से चला गया। चाय तो पी लो। वो उठकर तेजी से उसके पीछे आई, मगर कोई भी जवाब दिए बगैर उसने बेडरूम का दरवाजा गुस्से से बंद कर दिया था। जन्नत अपनी जगह खड़ी रह गई थी।